ऐसा कहा जाता है कि जितना दिखता है उससे कई ज्यादा होता है, और मैं इस कहावत का सबसे बड़ा उदाहरण हूं। मेरा नाम डेक्स्टर है और हालांकि मैं अभी एक काफी बड़ा वैज्ञानिक बन चुका हूं, लेकिन मेरा बचपन बहुत ही अकेला और दर्दनाक रह चुका है। ऐसा हमेशा से नहीं था। मेरे 2 पेरेंट्स थे और एक परेशान कर देने वाली बहन, जब तक उसने मेरा सब कुछ नहीं ले लिया। मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में आपको समझाने के लिए मैं शुरू से बताना चाहूंगा। ये सब उस दिन की शुरुआत में हुआ जब एक अनजान लड़की ने मेरा पीछा करना शुरू किया। पहले मैं सिर्फ एक होशियार बच्चा था जिसकी अपनी एक लैब थी। मैं तब भी बहुत ही मासूम था और मुझे लग रहा था कि मुझ पर आकर्षित होने से ज्यादा इस बात का कोई और मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने पहले भी कहा था, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। अपनी बहन के साथ मिलकर हमने उस लड़की को एक लड़के से मिलवाया जो उसी की तरह अजीब था। मुझे लगा कि यह आखिरी बार होगा जब मुझे इस लड़की को देखना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि किस्मत में हम दोनों के लिए कुछ और ही लिखा है। अगले दिन मैं एक अच्छे मूड के साथ उठा, जैसे कि मैं हमेशा उठता था। मैंने अपने दांत ब्रश करके नाश्ता किया। जैसे ही मैं स्कूल बस पकड़ने के लिए घर से बाहर निकला तो उसके रास्ते में 2 घर की दूरी पर मैंने एक जानी पहचानी शख्सियत को अपनी ओर देखते हुए देखा। ये वही लड़की थी। उसकी निगाह बदली नहीं थी, वो अभी भी पहले की तरह भयानक और जुनूनी थी। उसकी आंखें मेरी ओर गड़ी हुई थी, मेरी हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। मैं कह सकता हूं कि मुझे लोगों के इस तरह देखने की आदत थी, लेकिन उसके देखने का तरीके में कुछ अलग ही बात थी। वो लड़की खून से लथपथ थी। उसके हाथ में लिए खरगोश पर, उसकी बाजू पर, कपड़ों पर और यहाँ तक कि चेहरे पर भी हर जगह खून था। मैं चलने लगा। मैं फौरन बस में चढ़ गया और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। वो दिन स्कूल में काफी जल्दी बीत गया। उस लड़की का सामना करने के बाद मैं बहुत डर गया था, और उससे भी बड़ी बात तो यह थी कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। जब मैं क्लासरूम में था तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं नहीं जानता कि कैसे या कहां से, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो लड़की आसपास है। कम ऑन डेक्स्टर, तुम एक जीनियस हो, तुम डर नहीं सकते। वो बस एक लड़की है। मैंने अपने विचारों को बीच में ही रोक दिया, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। वो अनजान लड़की स्कूल के मैदान में खड़ी होकर मुझे देख रही थी। मैं उसे क्लास की खिड़की से देख पा रहा था। वो लड़की 1 घंटे तक वहीं खड़ी रही, उसी तरह, और मुझे घूरती रही। जब रिसेस का टाइम हुआ तो मैंने उससे आमने सामने बात करने का फैसला किया और सीधा मैदान में भागा, लेकिन एक बार फिर वो वहां नहीं थी। बचे हुए पूरे दिन मैं बहुत परेशान रहा। क्या लड़की ऐसा ही करती है? मैं बस इतना जानता था कि मुझे घर वापस जाना था और खुद को अपनी लैब में बंद करना था, जहां मैं जानता था कि मैं सुरक्षित रहूंगा। जब स्कूल की बस हमें वापस लेकर आई तो मैंने सोचा कि मैं डाइनिंग रूम में रुकूंगा और अपने डैड से बात करूंगा। डीडी सीधे बस से उतरकर पड़ोसियों के घर खेलने चली गई, इसलिए मैं जानता था कि वो भी मुझे बीच में परेशान करने नहीं आएगी। हाय डैड, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। एक लड़की है जो मेरा पीछा कर रही है। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये काम बात है, लेकिन डैड। मॉम मॉम मॉम, आप कहाँ हैं? डैड के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा मैं समझ गया कि वहां कुछ भी अजीब चल रहा है। सभी कपड़े जमीन पर पड़े थे। मेरी मॉम कभी उन्हें ऐसा नहीं छोड़ती। मैं इस चीज की छानबीन करने लगा, लेकिन फिर बदकिस्मती से मुझे मेरी मॉम उस हाल में दिखी। उनका शरीर वॉशिंग मशीन के अंदर थी। वो मशीन बहुत ही मुश्किल से चल रही थी, जैसे वो उसमें फिट ना हुई हो, जैसे जानबूझकर मेरी मॉम के चेहरे को मेरी तरफ मोड़ कर रखा गया हो सकता है कि मैं एक बहुत ही होशियार बच्चा हूँ, लेकिन कोई भी हालात मुझे इस चीज के लिए तैयार नहीं कर सकते थे। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगे और मैं रोते रोते अपने लैब में चला गया। जब मैंने खुद को लैब के अंदर बंद किया तो मुझे सुरक्षित होने का एहसास हुआ। क्या चल रहा था? आखिर मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा कौन कर सकता था? क्या उस लड़की का इस चीज में कोई लेना देना है? मेरे विचारों में तब बाधा पड़ी जब मेरी लैब को छुपाने वाली किताबों की अलमारी के पीछे से मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। डेक्स्टर, प्लीज मेरी मदद करो, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये डीडी की आवाज थी। मैंने अपने हाथ में लेजर गन ली और उसे बचाने चला गया। तैयार होकर मैं लैब से बाहर निकला और जैसे ही उस कमरे में वापस गया तो मैंने देखा कि मेरी बहन जमीन पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मैं समझ गया कि यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है, और जैसे ही मुझे पता चला कि वो क्या था तो मैं रोने लगा। उसके चेहरे कमरे की छत की तरफ देख रहा था और उसका शरीर जान छोड़ चुका था। डीडी मर चुकी थी। किसी ने उसकी गर्दन मोड़ दी थी। उन आंसुओं के बीच मेरे दिमाग में ख्याल आया और तब जाकर एक होशियार लड़के का दिमाग चला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 1 मिनट रुको, आखिर डीडी ने मदद के लिए मुझे क्यों बुलाया? वो तो खुद लैब में आना जानती है। उन्हें उसके लिए मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। शायद ये कोई चाल हो। डेक्स्टर, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं।
डीडी का शरीर जरूर मेरे सामने था, लेकिन वो आवाज कहीं और से ही आ रही थी। मैं पीछे मुड़ा और मेरे पीछे एक किताबों की अलमारी के पास वही लड़की खड़ी थी। तुमने किया है ये सब क्यों? डेक्स्टर प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम? अचानक वो लड़की मेरी तरफ भागने लगी। मैंने अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा क्या होगा। इसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। पूरी तेजी के साथ वो कमरे में मेरे पीछे भागने लगी। वो मेरी हर गोली को चकमा दे रही थी, लेकिन एक गोली ठीक उसके सर पर जा लगी और उसके पीछे मुझे लोहे का सर दिखा। ये नहीं हो सकता, तुम तो एक रोबोट हो। पूरे जोश के साथ एक बार फिर वो लड़की मेरे ऊपर कूदी और उस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने उस पर एक बार और निशाना लगाया। हर एक बार उसे हैरान कर देने वाला था। उसका शरीर पीछे ढकेल रहा था। मैं उस पर हावी हो रहा था, जिसका परिणाम स्वरूप मैं उसके करीब जाने लगा और लगातार उस पर गोलियां बरसाने लगा। मैं अब दुखी नहीं बल्कि गुस्से में था। मेरे आखिरी वार ने उसे दीवार पर जा फेंका और इससे पहले कि मैं एक बार फिर गोली चलाता उसका सर फट गया। जैसे ही खतरा टला, मैं अपने घुटनों पर बैठा और जोर जोर से रोने लगा। अब मैं इस दुनिया में अकेला रह गया था और उस समय मैं टूट चुका था। लेकिन मैं जानता था कि ये किसका काम था। मैं जानता था कि कौन मुझसे इतनी नफरत करता है जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने वैज्ञानिक दुश्मन मैंडार्क को इससे बचकर नहीं भागने दूंगा। हो डीडी, माय लव, तुम जिंदा हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, लेकिन मेरे यकीन मानो, मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। मैं जानता हूं कि उस दिन तुम अपनी दोस्त के घर जा रही थी और मैं जानता था कि तुम खुद को बचाने में सफल हो जाओगी। डीडी, तुम्हारा इस तरह हिलना, तुम डीडी नहीं हो, तुम एक रोबोट हो। डीडी अब हमारे साथ नहीं रही। तुम्हारे नन्हे साथ ने इस बात का अच्छा से ख्याल रखा और अब मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम किसी को नुकसान ना पहुंचा सको। नहीं, हो सकता है कि मैं अब भी एक छोटे बच्चे के शरीर में जिंदा हूं, लेकिन मेरे अंदर का बच्चा उस दिन मर गया। मैं आज के बाद कभी भी किसी को भी, मुझे या मेरे किसी करीबी को, परेशान करने नहीं दूंगा। मैं हमेशा से ही काफी जिज्ञासा से भरा बच्चा रहा हूं और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूं, ये जिज्ञासा और बढ़ती गई है। मैं अपनी लैब में बहुत से प्रयोग करता था। न सिर्फ मैंने अपने हाथों से उस लैब को बनाया है, बल्कि उसे अपने परिवार से छुपा कर भी रखा है। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जो मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं। मैं देर रात तक लैब में था और अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अपनी नई खोज में फेरबदल करते हुए मेरा ध्यान कोने की एक छत पर गया। वो कोई मकड़ी का जाला या जमी हुई धूल नहीं लग रही थी, बल्कि वो दूर से कोई एस्ट्रॉइड जैसा लग रहा था। ये क्या है? मैंने पास में पड़ी सीढ़ी ली और उस जगह पर रखकर ऊपर चढ़ने लगा और फिर मैंने ध्यान से उस चीज को निकाला। जैसे ही मैंने ऐसा किया, पूरे कमरे में बीप की साउंड बजने लगी। जैसे ही उसकी आवाज और तेज हुई तो मेरा हाथ कांपा और वो चीज मेरे हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। ये कोई एस्ट्रॉइड नहीं हो सकता, इसकी आवाज तो बहुत ही तेज है। जब वो चीज जोर जोर से आवाज कर रही थी तो मेरा ध्यान उसके अंदर हो रही एक अजीब चीज पर गया। वो चीज बहुत ज्यादा कांप रही थी और उसमें से अलग किस्म की ऊर्जा निकल रही थी। मैं अपनी लैब की तरफ भागा। मैंने कुछ टूल्स उठाए और जल्दी से उसकी जांच करने लगा। कुछ टेस्ट्स करने के बाद मुझे समझ में आया कि यह चीज कोई एस्ट्रॉइड नहीं थी। जिस मॉनिटर के साथ मैंने इसे अटैच किया था, उस पर अलग अलग तरह के कोड की लाइंस लिखी हुई आने लगी, जो इस चीज से बाहर बार बार निकल रही थी। जब मैंने स्क्रीन पर ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अलग एआई डिवाइस था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे फौरन इस चीज पर और टेस्ट्स करने चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि ये क्या काम करता है। मैंने मॉनिटर को आगे खिसकाया और ट्रांसलेट के बटन पर क्लिक किया। स्क्रीन पर अब वो कोड अब इस तरह लगने लगा कि मुझे उनका मतलब आसानी से समझ आने लगा। जैसे जैसे मैंने कोड पढ़ा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे सामने रखे मॉनिटर पर उस कोड की लाइंस साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन की रोजाना जिंदगी का बखान था। ये चीज मेरे परिवार को अपने नियंत्रण में कर रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ये चीज मेरी नजर में कैसे नहीं आई? मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ पीछे होने लगा कि अचानक वो चीज और जोर जोर से हिलने लगी। वो उस टेबल पर पड़े हुए ऐसे घूमने लगी जैसे उसमें कोई आत्मा आ गई हो और बीप की आवाज और ज्यादा तेज होती गई।
और उस चीज के साथ मैंने जिस मॉनिटर को अटैच किया था उसके कोड्स खुद ब खुद बदलने लगे और उस चीज के अंदर से आ रही आवाज अभी अब बदलने लगी और मुझे समझ आने लगी, किल डेक्स्टर, किल डेक्स्टर, किल डेक्स्टर। जैसे जैसे वो आवाज और ज्यादा तेज होती गई मुझे अपनी लैब के दरवाजे के बाहर हल्ला गुल्ला सुनाई देने लगा। दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा और बाहर से आ रही आवाज तेज हो गई। मैंने फौरन अपने सिक्योरिटी कैमरे में देखा। मेरा परिवार मेरे लैब के बाहर खड़ा था और लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। दरवाजा खोलो डेक्स्टर, दरवाजा खोलो। वो मेरी बहन की आवाज थी। वो सीधा कैमरे में देख रही थी जैसे वो मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे ही बात कर रही हो। कब से ये एआई मेरे परिवार को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा मैंने अपने पेरेंट्स के हंसने की आवाज सुनी। मुझे इस एआई से पीछा छुड़वाना ही था। मैं वापस मुड़ा। मैंने दीवार पर लगे हथौड़े को उठाया और उस चीज को उससे तोड़ दिया। वो आवाज बंद हो गई और कमरे में शांति का माहौल छा गया। कुछ सेकंड्स बाद मुझे दरवाजे के पीछे से अपनी बहन की आवाज आई, क्या हुआ? क्या तुम उसे बंद करने में सफल हुए? हाँ, मैं आ रहा हूं डीडी। मैं भागकर दरवाजा खोलता हूं। शायद मैं बहुत खुश था कि मैंने उस चीज को तोड़ दिया था और मुझे लगता है कि मेरा परिवार मुझ पर हमला भी नहीं करेगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरी बहन वहां खड़ी थी और मेरे पेरेंट्स उसके पीछे। उसके हाथ में एक चाकू था और उसका चेहरा किसी भयानक राक्षस में बदला हुआ था। किल डेक्स्टर, किल डेक्स्टर। डीडी रुको। जब वो बात कर रही थी तो उसका चेहरा अपने आप ही हिल रहा था। उसकी आंखों में से काले रंग का लिक्विड निकल रहा था। मेरे पेरेंट्स उसके पीछे खड़े थे। वो अपनी सुध बुध खो चुके थे। सिर्फ मेरी बहन ही बोल रही थी, किल डेक्स्टर। और यही कहते हुए वो मेरी तरफ कूद पड़ी। मैं बहुत ही मुश्किल से उससे पीछे छुड़ाते हुए अपनी लैब के अंदर भागा और उसकी आवाज अब और भी ज्यादा तेज और ऊंची हो गई थी। वो मेरे पीछे ही थी और मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मैंने अपने हाथ में टूल्स की एक कार्ट ले ली और उन टूल्स को उसके रास्ते में फेंकने लगा। मैंने लैब के अंदर लगी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाने से पहले पीछे मुड़कर देखा। फिर जब मैंने नीचे देखा तो उसका चेहरा मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली हो गई थी, लेकिन उनके गैप में से अब भी काले रंग का लिक्विड टपक रहा था। दूर हो जाओ मुझसे, पीछे हटो। मैं लगातार सीढ़ी चढ़ता रहा जब तक मैं ऊपर नहीं पहुंच गया। मेरे माथे से पसीना छूटने लगा और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी बहन मुझसे कुछ ही सेकंड्स दूर थी, इसलिए मैं फिर भागने लगा बिना पीछे देखे। मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और अचानक मुझे सामने एक वेंट दिखा। ये वही डक था जो मैंने कुछ टाइम पहले ही लगाया था, जिसके बारे में मैं अब तक भूल चुका था। मैंने वेंट खोला और अपने घुटनों के बल उसके अंदर जाने लगा, जहां काफी अंधेरा था। मैंने कई मोड़ लिए क्योंकि उसके अंदर बहुत से रास्ते निकल रहे थे, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। आखिरकार मैंने एक खाली कमरे में आ पहुंचा, जहां मुझे एक कोने में रोशनी की झलक दिखाई दे रही थी। मैं उस वेंट से नीचे कूदा और कमरे के एक कोने में जाकर छुप गया। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी। मुझे बाहर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी, वही आवाज जो किसी के वेंट में अंदर घूमने पर आती है। मैं उसका मजाक बनाने लगा क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी। उस वेंट में दीदी के लिए बहुत भूल-भुलैया है। मैं चोरी छुपे हंसने लगा कि तभी मुझे अपने सर पर कुछ गिरने का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने अपना सर उठाकर देखा तो जो नजारा मेरे सामने था उसे मैं खौफनाक कहने के अलावा कुछ नहीं कह सकता था। कमरे की छत पर मेरी बहन लटकी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी काली थी और वो लिक्विड अब उसके मुंह से निकल रहा था। पकड़ लिया, नहीं पीछे हटो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो छत से कूदी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में अब भी चाकू था और वो मुझ पर हमला करने ही वाली थी। वो मुझसे बस कुछ ही इंच की दूरी पर थी कि मैंने फौरन वहां पड़े डब्बों को धक्का दिया और उन्हें उस पर गिरा दिया। वो उसमें उलझकर गिर गई। मैं वेंट की मदद से उस कमरे से फिर एक बार बाहर निकल गया। जब मैं अपनी लैब में वापस आया तो मेरे पेरेंट्स अभी भी मुझे कहीं नहीं दिख रहे थे। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा मैंने उस वेंट को वेल्डिंग के जरिए हमेशा के लिए बंद कर दिया और यहाँ तक कि अपनी लैब का दरवाजा भी। शायद वो अभी बाहर हैं और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन दीवारों के अंदर से डीडी की चीख सुन सकता हूँ और मुझे डर है कि वो कभी ना कभी अंदर आ जाएगी। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स कहीं मेरी लैब में ही ना छुपे हों। मैं 14 साल की थी जब डेक्स्टर से मिली। वो साल के बीच में हमारे स्कूल में आया था। मेरा ध्यान पहली बार उस पर साइंस लैब में आया। हमारी टीचर ने हमसे एक मुश्किल सवाल पूछा था जिसका चुटकियों में डेक्स्टर ने जवाब दे दिया था। जहां सबको ये लग रहा था कि स्कूल में एक नया पढ़ाकू आ गया है, वहीं मुझे उस पर अभी भी शंका थी। वो हर बच्चे को नजरअंदाज करता जैसे उन्हें कोई छुआछूत की बीमारी हो। हमेशा अपना लंच अकेले खाता और पढ़ाई के अलावा और कोई भी बात नहीं करता था।
वो बहुत होशियार था, इसमें कोई शक नहीं था। इसलिए जब मिसेस रूपर्ट ने हमें अपने बायोलॉजी के असाइनमेंट के लिए अपना साथी चुनने को कहा तो मैंने उसे चुना। मेरे ग्रेड्स बहुत कम थे और मैं उन्हें बढ़ाना चाहती थी। मैं डेक्स्टर के पास गई। वो ट्रे में पड़े ताजे मरे हुए मेंढक को एक तुक नजर से देख रहा था। हाय, मेरा नाम केसी है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसकी आंखें मेरी तरफ घूमी और उसने बहुत ही गुस्से में मुझसे कहा, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बात जरूरी हो, क्योंकि तुम मुझे एक बहुत जरूरी काम के बीच में परेशान कर रही हो। मुझे समझ नहीं आया, आखिर एक मरे हुए मेंढक को घूरना बहुत जरूरी काम कब से हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही आराम से उससे बात की। मैं सोच रही थी कि क्या हम लैब में साथी बन सकते हैं। मुझे अपने ग्रेड्स बढ़ाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। बढ़िया। क्या? अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि तुम बेवकूफ हो। स्कूल के बाकी बच्चों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे वो कितने भी बुरे तरीके से बात क्यों ना कर रहा हो, मैं फिर भी चुप रही। मुझे अपना काम निकालने के लिए चुप रहना ही पड़ा। हमने लैब के साथ होने के नाते अपने अपने साइन कर दिए और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए मेरे घर चलना चाहेगा। लेकिन मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई जब उसने मुझे अपने घर आने को कहा। ये बात जानकर कि वो काफी गोपनीय और रहस्यमयी है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे अपने घर बुलाएगा। लेकिन मैं उसकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए मैंने एक ही झटके में हाँ कर दी। वो शमशान घाट के पास बने बड़े पुराने घर में रहता था। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे मैंने कहा, वो क्या तुम्हें यहाँ रहना अजीब नहीं लगता? क्यों? ये सब तो मर चुके हैं, आखिर ये क्या करेंगे? मैं झिझकते हुए मुस्कुराने लगी, लेकिन वो इसी तरह गंभीर चेहरा बनाकर खड़ा रहा। उसने घर की घंटी बजाई और 5 से 7 सेकंड के बाद एक औरत ने हमारा स्वागत किया। डेक्स्टर ने उन्हें अपनी मॉम कहकर मिलवाया और मैं मजाक नहीं कर रही, वो औरत उससे भी ज्यादा अजीब थी। उन्होंने एक भी बार अपनी पलक नहीं झपकाई और उनके हाव भाव भी ऐसे थे जैसे उनमें कोई जान ना हो। मॉम, ये मेरी लैब की साथी है केसी, हम मेरे कमरे में पढ़ेंगे, हमें परेशान मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं नहीं करूंगी। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई मुर्दा हो। मैं ये देखकर हैरान थी कि डेक्स्टर अपनी मॉम से कैसे बात कर रहा था जैसे घर का मालिक वो हो। हम एक लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए एक कमरे में पहुंचे। मैंने सोचा था कि उसका कमरा तरह तरह के गैजेट्स और साइंस की चीजों से भरा होगा, लेकिन उसका कमरा काफी आम लग रहा था, एक पढ़ाकू बच्चे के कमरे के हिसाब से कुछ ज्यादा ही आम। वहां एक स्टडी टेबल था और एक बेड, बस। वो मेरे लिए पानी लेने चला गया और उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं कमरे में कुछ भी छू ना, हालांकि छूने लायक कुछ था ही नहीं। जैसे ही वो गया मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई और ये सोचने लगी कि आखिर कुछ भी ठीक क्यों नहीं लग रहा कि तभी मुझे दीवार पर लाल बटन दिखाई दिया। मैं उसे देखने के लिए उसके पास गई। देखने में वो किसी फायर के अलार्म का बटन लग रहा था, लेकिन वो कमरे में क्यों लगा हुआ था? ये तुम क्या कर रही हो? मैंने पीछे से डेक्स्टर की आवाज सुनी। ये बटन क्या काम करता है? ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे बेवकूफ दिमाग को समझ आ जाए तो पीछे हटो। अब उसकी बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था और मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। मैंने बटन दबा दिया। केसी, नहीं! जैसे ही मैंने ऐसा किया, पीछे की दीवार पर लगा दरवाजा खुला और मेरे सामने एक खुफिया लैब दिखाई देने लगी। वो हमारे स्कूल की लैब से कई बड़ी थी और उसमें साइंस से संबंधित बहुत सी मशीन्स थी। मैं ये पहली बार देख रही थी, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा डराया वो था कि लैब में 3 इंक्यूबेटर के साथ लगे हुए थे और हर कोई 7 से 9 फीट ऊंचा था, जिसमें बहुत सारे हरे रंग का लिक्विड भरा हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, उन 3 इंक्यूबेटर्स में 3 एक जैसी दिखने वाली औरतें थी जिनकी शक्ल हूबहू डेक्स्टर की मॉम से मिलती थी। हाँ, तीनों इंक्यूबेटर में एक तरह की शक्ल वाली औरतें। कैसे? क्या 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 है आखिर ये सब? कुछ नहीं, बस मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। क्या ये तुम्हारी मॉम की कोई अजीब गुड़ियाएं हैं? बेवकूफ इंसान, ये सब मेरी मॉम है। क्या? खैर, जो बीच में है वो सहज रूप से मेरी मॉम है और बाकी 2 को मैंने बनाया है। मैंने उनका रूप खुद बनाया है। मेरा सर घूमने लगा। क्या ये इंसान मुझे पागल बना रहा था? क्या इसने वाकई अपनी ही मॉम का रूप बनाया था? तुम्हारी मॉम को क्या हुआ? कुछ नहीं, जब डैड उन्हें छोड़कर गए तो उन्होंने खुद खुशी कर ली और मैं अकेले महसूस करने लगा। मैंने बाकी लोगों की तरह अपनी मॉम को दफनाने से मना कर दिया और इसी तरह मैंने उनका एक और रूप बना दिया। लेकिन पहले 2 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। पहले 2 में से कोई भी उनके जैसा नहीं था। जो चौथी हैं, जो हमें बाहर मिली, जिन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला, वो इस कलेक्शन में नई है और अब तक की सबसे बढ़िया है। क्या ये संभव भी है? मेरा मतलब है, मैं ये यकीन नहीं कर पा रही। तुमने एक इंसान का हूबहू रूप बना दिया। ओह कैसी, अब इतना ड्रामा भी मत करो।
कुछ नया बनाने से पहले पुराने को फेंक देना होता है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं कुछ अच्छा और उनके जैसा नहीं बना देता। वो मेरा ख्याल रखती थी और मुझे देखकर मुस्कुराती थी। इनमें से कोई भी क्लोन मुझे देखकर ना तो मुस्कुराती है और ना ही आंख झपकाती है। ये सब तो बस रोबोट की तरह चलने वाली मुर्दा इंसान है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं एक जीनियस हूं और मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा, वापस लेकर आऊंगा। अचानक बाहर से कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। डेक्स्टर ऐसे उस आवाज के पीछे भागा जैसे वो समझ गया हो कि वो किसकी थी। मैं उस पागल का पीछा करने लगी और जैसे ही हम लिविंग रूम में पहुंचे मैंने एक भयानक मंजर देखा। डेक्स्टर की बनाई हुई चौथी मॉम जमीन पर पड़ी हुई थी। वो ऐसे कांप रही थी जैसे उन्हें कोई दौरा पड़ रहा हो। उनके शरीर के हर हिस्से से हरा लिक्विड निकल रहा था, उनकी आंखों से, मुंह से, कानों से। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मॉम। डेक्स्टर उस क्लोन की तरफ भागा जो उसके मॉम के बनाए हुए बाकी क्लोन्स की तरह एक और असफलता का परिणाम बन चुका था। उसने अपने हाथों से उनका सर पकड़ा और किसी पागल की तरह उसे हिलाने लगा। वो चिल्लाया, रोया और अपनी पूरी कोशिश करने लगा कि वो उस क्लोन को मरने से बचा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसकी मदद करना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है वो कभी सफल नहीं हो सकता। किसी मुर्दा इंसान को वापस लाना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। लेकिन मैं इस पागलपंती को और नहीं देख सकती थी। मैं उसके कमरे में वापस भागी, अपना बस्ता उठाया और डेक्स्टर के घर से बाहर जाने का रास्ता लेने लगी। जब मैं घर के आंगन पर खड़ी थी तो मैंने एक बार उस टूटे हुए बच्चे को मुड़कर देखा जो अपनी मॉम के मरने पर उदास था। डेक्स्टर ने मुझे बहुत ही गुस्से से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और फिर मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। घर पहुंचने पर मैं अपने पेरेंट्स को ये नहीं बता पाई कि मैं एक 14 साल के बच्चे के घर में क्या देख कर आई हूँ। मैं जानती थी कि कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। मैं अगले दिन डेक्स्टर का स्कूल में सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। अब क्योंकि मुझे उसका राज पता था इसलिए मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी खतरे में है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि डेक्स्टर कभी स्कूल वापस आया ही नहीं। वो बिना कोई निशान छोड़े चला गया। कुछ महीनों बाद उसका घर एक खाली बंजर जगह बनकर रह गया जहां कोई कदम नहीं रखता था। मैं कभी ये देखने जाने की हिम्मत नहीं कर पाई कि क्या अब भी उसकी खुफिया लैब उसके कमरे में है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि वो अपना एक्सपेरिमेंट अब भी कर रहा है।